Hello friends, hello my dear students. Are you ready? आप लोग तैयार हैं? आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के लाइव टेस्ट में स्वागत है। आप जल्दी तैयार हो जाइए। आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखा जाए। इस क्वेश्चन के को बहुत सारा कंसेप्ट दिया जाएगा। कुछ बातें ऐसे होंगे जो बातें दी आप भूल गए होंगे, उनको मैं याद दिलाऊंगा फुल कंसेप्ट के साथ, और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करा रहा हूँ। तो आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन को तैयार करें जल्दी से। जो बच्चे जुड़ गए हैं, यदि उनको फ्रेंड नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड को मैसेज कीजिए और उनको कॉल करके बताइए कि लाइव टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। चलिए आप स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। तो मैं मान लेता हूं कि आप लोग तैयार हो चुके हैं। हालांकि बहुत कम बच्चे प्रेजेंट दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि मैंने कहा था आपको छुट्टी के पीरियड में आपको लाइव टेस्ट भी लेंगे, क्लास भी देंगे। तो जैसे जैसे एडजस्ट होते जा रहा है, मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति करते जा रहा हूं। लेकिन आप लोग के अंदर भूख नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप लोग का भूख लगता है मरा हुआ है। पता नहीं आप क्या सोच में हैं, क्या प्लानिंग आपकी लाइफ का है, यह मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने भूख को जगाइए। अभी का क्लास आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैं रखूंगा, निश्चित रूपेण वो ऑब्जेक्टिव एक बहाना है, पूरा चैप्टर का थ्योरी का रिवीजन आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन भी होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये उम्मीद करके कि आप तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हैं? चलिए, बहुत सुंदर बात। आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर लिखकर आप जवाब देंगे, ABCD करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 लिखकर ABCD लिखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी। चालक की लंबाई के अनुदिश along the length of the conductor, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, रेडियल आउटवर्ड्स। चालक के लंबे तल में वृत्ताकार, सर्कुलर इन ए प्लेन, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, स्पाइरल। तो मनीषा कुमारी ने जवाब दिया है, अभिषेक कुमार ने जवाब दिया है, स्वाति कुमारी ने जवाब दिया, आदित्य ने जवाब दिया है, श्रुति साहिबा ने जवाब दिया, जूही सत्यम ने जवाब दिया, आस्था प्रिया, गुलशन कुमार, सिकंदर कुमार, आदित्य, राजीव। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। शुरू शुरू में जो जवाब देते हैं 1 से लेकर 10 तक, उसके जवाब को देखूंगा। आप ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा
सी नंबर। इसका सही जवाब आपका होगा सी नंबर। चालक के लंबवत वृत्ताकार सर्कुलर होगा। आपको याद है ऑस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट में बताया था कि चालक तार यदि सीधा है और उसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, और इस तरह से सर्कल का रेडियस सेंटर जो होगा वह चालक तार पर होगा। ये बात आपको बताया गया था। तो चालक के परपेंडिकुलर सर्कुलर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि यदि वायर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। लेकिन यदि वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और उस सर्कल का सेंटर वायर पर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर इसका सी नंबर है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए गौर से, क्या कहना चाहता है। आर त्रिज्या का एक वृत्त के चाप के केंद्र पर π/2 कोण बनाता है जिसमें I धारा बह रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r makes an angle π/2 at the center in which current I is flowing. The magnetic field at the center will be, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आप बच्चों जवाब दीजिए, दूसरा का आंसर दीजिए। स्वाति कुमारी ने 2 का आंसर दिया है ए, मोहम्मद उमर ने दिया है 2B, अंकुश यादव ने जवाब दिया है 2B, अमित कुमार ने जवाब दिया है 2A, गौरव ने जवाब दिया है 2A, मनीषा ने जवाब दिया है 2B, आदित्य ने जवाब दिया है B, ओम कुमार ने दिया ए, अंकुश कुमार ने दिया बी, राजीव ने दिया ए, नीतीश शर्मा ने दिया बी, आशीष ने दिया है बी, अमर राय ने दिया है ए, अमन कुमार गुप्ता ने दिया है 2B। वेरी गुड। चलिए आपका सही आंसर होगा बी नंबर। अब इसको समझ लेंगे कैसे बी नंबर जवाब हुआ। आपको सिखाया गया था यदि ये चाप है और ये इसका रेडियस r है, एंगल थीटा बना है, करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ पर जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B बराबर आपका होगा। ध्यान देना है, इस P का मान होता है μ0 इंटू I इंटू थीटा बाय आपका होता है 4 पाई, तो होगा ही थीटा बाय r होता है। r रेडियस है आपका यहाँ पर। तो आइए ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर ये स्मॉल r सिंबल है, ये आपका फार्मूला है। आपके क्वेश्चन में I का वैल्यू है π/2 रेडियन। वेरी गुड, सही जवाब है। और तो सब सिंबल ही है, रेडियस में कैपिटल R देंगे। तो थीटा का मान जैसे यहाँ पर रिमूव करके 2 पाई पुट करेंगे, सॉरी π/2 पुट करेंगे तो पाई कैंसिल होगा और आपका जवाब हो जाएगा μ0 इंटू I बाय हो जाएगा 8R हो जाएगा। यदि R रेडियस कैपिटल R है तो हम लोग कैपिटल R लिखेंगे सब जगह, तो आंसर में हो जाएगा बी नंबर। आपका सही आंसर हुआ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थ्योरी आपको दिखाया गया था, गौर से उसको रिपीट करके देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ये फॉर्मूला प्रूव करके आपको दिखाए थे। μ0 इंटू I बाय 8R, μ0 इंटू I बाय 8R, ये आपका सिंबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए, एक लंबी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसमें से चार में से कोई एक आंसर है जिस पर वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए उसका जवाब सोचिए, जल्दी बताइए। 3 का आंसर नंबर बताइए जल्दी से। जो भी आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिएगा। आंसर में देखिए निर्भर नहीं करता है, ये नहीं शब्द है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। निर्भर करता है नहीं, नहीं करता है ये पूछ रहा है। डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड लिखा हुआ है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट इंटू L इंटू आई। L है तुम्हारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर जो नंबर है फेरों की संख्या वह स्मॉल n है। I करंट है, म्यू नॉट है। तो इस फार्मूला में करंट I है, डिपेंड इस पर करेगा। प्रत्येक अंग लंबाई में फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब हो गया रेडियस, अर्धव्यास मतलब हो गया रेडियस। रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस फार्मूला में कहीं रेडियस नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा C नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसमें आंसर सही जवाब दिया था धीरज कुमार ने, जवाब दिया था सही। गुलशन कुमार यादव ने सही जवाब दिया था। मनीषा कुमारी का सही जवाब है। अमन कुमार गुप्ता का सही जवाब है। अंकुश यादव का सही जवाब है। चलिए, बहुत सुंदर बात, वेरी गुड, सही सही जवाब है आप लोगों का। अमर राय का सही जवाब है। चलिए, वेरी गुड, सही जवाब आप लोगों का है। अनंत कुमार का सही जवाब आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मैं इसको डिलीट करके आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने तैयार है। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है कोई क्षेत्र नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब दीजिए। कोई चालक तार है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या क्या उत्पन्न होंगे। राजीव का 3C आया है। इसमें बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पीयूष कुमार का 4C जवाब है। कुंदन कुमार का ये जवाब है और अधिकांश का जवाब D है। गौरव गुप्ता का जवाब B है। मनीषा कुमारी 4D। इस बार हम लोग फंस गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये आपका गलत हो जाएगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसका आंसर जवाब सही होगा 4C, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे बच्चों को फंसाया जाता है, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों को फंसा दिया जाता है। आप थोड़ा सा गंभीर होकर देखिएगा, कंसंट्रेट होकर बात को सुनिएगा। हवा में यदि कोई आवेशित कण को गति कराएंगे, एक आवेशित कण को हवा में गति करा रहे हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा। लेकिन जब किसी चालक में यदि करंट फ्लो हो रहा है, तो माय डियर बच्चों आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक समझने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चालक में यदि करंट का दिशा आप ये दिखा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस दिशा में होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज का फ्लो
करंट के फ्लो के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर चालक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों फ्लो करता है, तो टोटल चार्ज यदि जीरो, टोटल चार्ज Q जो जीरो हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q मिलके जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज यदि जीरो हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। और चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है तो उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल खाली हवा में गति कर रहा है, अकेला चार्ज पार्टिकल, तब वहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बोलिएगा। अब वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर वायर के सराउंडिंग में ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। टोटल चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। चलिए, इसके जवाब को आपने देख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप अगले क्वेश्चन के इंतजार में आ जाइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हम लोग जल्दी से तैयार हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आइए उसको देखिए गौर से। एन फेरो एवं 12 भुजा वाली एक वर्गाकार क्वाइल में धारा I प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आइए विचार कीजिए गौर से कि उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एन फेरो एवं 12 भुजा वाली एक वर्गाकार क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट इट्स सेंटर व्हेन ए करंट I is passed through a square, number of turns n and sides 12। अब इसमें जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए, आप लोग बुद्धि लगाइए अपना जल्दी से। 5 का कौन सा आंसर सही देंगे आप लोग? सूरज का जवाब आया है 5C, 5C आया है। चलिए देखते हैं सही होता है या गलत होता है, गौर से। नीतीश कुमार शर्मा 5B आया है, गौरव कुमार 5B आया है, अमित कुमार महतो 5C आया है, पीयूष कुमार 5D लिखा है, अंकुश कुमार का 5B आया है, सुमित सत्या का B आया है, कुंदन कुमार B आया है, गुंजा कुमारी का 5B आया है। चलिए आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके आंसर के बारे में, सही जवाब क्या होगा इसको हम लोग खुद खोजेंगे। आप देखिएगा, रफ करके मैं बता रहा हूँ। पर एक वर्गाकार क्वाइल है यहाँ पर, तो साइड का लेंथ है 12, ये भी हो गया 12, ये भी हो गया 12, ये भी हो गया 12। अब इसका डायगोनल को यहाँ पर देखेंगे, विचार करेंगे हम लोग। ये वर्गाकार लेते हैं आप लोग, तो इसमें से समझना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा गौर से। यदि वर्गाकार है, इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2L है, तो ये लेंथ जो लेंगे, ये R होता था फॉर्मूला में, ये L हो जाएगा, पूरा का आधा हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल 45 हो जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा B बराबर आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए, फार्मूला आपको याद होगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये फार्मूला होता था। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और तब देखेंगे गौर से रिजल्ट क्या आता है। तो प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हम लोगों को देखना है गंभीर से कि सर तो इस फार्मूला से हम बच्चे लोग क्या कर पाएंगे। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद एक भुजा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आ जाएगा आपका। गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ाए थे ना, सीधे धारावाही चालक। सीधे धारावाही चालक है, उस चालक में करंट आई फ्लो होता है, तो उसे कुछ दूरी पर बिंदु लेते हैं, तो बिंदु की दूरी आर लेते थे और करंट आई है तो, और दोनों सिरे को मिलाते थे तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल बनता था। तो यह अल्फा 1 अल्फा 2 भी 45 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर जो है वो पूरा लंबाई हमारा 2l है। तो यहाँ से देखिएगा गौर से, यह लेंथ l के बराबर हो जाएगा, तो r बराबर l हो जाएगा। तब हम लोग फार्मूला यूज करके देखेंगे, एक भुजा के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा हमारा इस तरह से निकलेगा। एक भुजा के कारण म्यू नॉट इंटू आई इंटू √2 बाय आपका आ जाएगा 4 पाई l आ जाएगा, एक भुजा के कारण। और भुजा की संख्या यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 भुजा हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे। और इसमें तार के फेरों की संख्या कितना लिखा हुआ है, तार के फेरों की संख्या है n, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n, तो n से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या होगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 यदि कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू राइट √2 n n, तो हमारा सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका सही जवाब ए नंबर देंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं, गौर से देख लीजिए जल्दी से। हम लोग थ्योरी पढ़े थे जो, अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, उसको गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गौर से उसको देखिए। एक सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सीधा चालक तार है, धारा प्रवाहित हो रही 10 एम्पियर। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा जाता है, तो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण होगा। तो कह रहा है कि ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क, और चाप में पता है, और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, ये 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको सोचना है। ये सवाल 2 जो आपको बनवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर इसका जवाब आप दे सकेंगे। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हिंट्स दे देते हैं, ले सोच के बताइए। कुछ बच्चे मेरा आंसर देना शुरू कर दिया है। अमित कुमार महतो सी दिया, रोहित पांडे ए दिया, गुलशन कुमार बी दिया, सूरज कुमार बी दिया, कुंदन ए दिया, नीतीश बी दिया है, 6 सी दिया, आदित्य कुमार क्या बोल रहा है रे, प्लीज टेल मी फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थ्योरी जरा पलट के जाके फार्मूला देख लीजिएगा बाबू मेरे। सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल या सीधे धारावाही चालक में करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण उससे 8 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है,
उस फार्मूला को देख लीजिएगा आदित्य बाबू, कॉपी रखिए बगल में, जल्दी देख लीजिए। तो सी अधिक नंबर बच्चों ने जवाब दिया है यहाँ पर। चलिए इसका आंसर मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर जवाब सही है। चूँकि यहाँ पर जो आप बनाना चाहिएगा, यदि सेमी सर्कल होगा इस तरह से, तो सेंटर पर जो एंगल बन जाएगा थीटा हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर यहाँ पर क्या होगा, तो बी के लिए आपके पास फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू आपका हो जाएगा बाय 4 पाई इंटू थीटा बाय आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सारे वैल्यू दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू आपका पाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है, अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल है, तो थीटा पाई हो जाएगा। यहाँ पर पाई पुट करोगे, और आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, वो पुट करोगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पूरे का वैल्यू 10⁻⁻7 है। सबको सॉल्व करके देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। करंट आई 10 एम्पियर, थीटा पाई रेडियन बाय 4 पाई इंटू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब सॉल्व कीजिए तो ये 5 2 या 2 हो जाएगा आपका, और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 पर चला जाएगा, -2 पर चला जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करने से आपका आंसर रहेगा 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर न्यू क्वेश्चन लेते हैं आपके बीच। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का बीमा होगा, डायमेंशन होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसमें, ये तो याद रखने का डायरेक्ट है। रोहित पांडे, सॉरी सर जी बोलता है, थोड़ा सा ध्यान दो। मनीषा कुमारी, रेडियस को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। चलिए जल्दी जल्दी आवाज जवाब दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र बी का डायमेंशन, इसमें गलती किसी का नहीं होना चाहिए, जल्दी से सही जवाब सोच के बताइएगा। चलिए इसका मतलब है कि रोहित पांडे बाबा बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत आंसर हो रहा है आपका। मनीषा कुमारी का सही जवाब आया, बी ना आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। ये जवाब एकदम 100% सही है। बहुत सारे बच्चों ने फील्ड छोड़ के भाग गया, कंटिन्यू क्लास करना है, सीखना है। जो भी फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं उनको लॉस होगा। आंसर सही क्या होगा, क्यों होगा, ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ। आपको यहाँ कंसंट्रेट होकर सुनना है और सीखना है। आशीष कुमार 7D जवाब दिया, गलत है। गोलूराज ए जवाब दिया, नहीं बाबू 7B मैं जवाब सही लिख चुका हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान दोगे। कैसे सोचते हो, यदि गलती से दिमाग से उतर गया तो हम लोग क्या सोचेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो लगता है, मैक्सिमम क्यू वी बी,
क्यू भी यदि हम इसको सोचें तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का बी बराबर हो जाएगा एफ बाय क्यू इंटू भी। डायमेंशन लेंगे हम लोग बी का, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू बाय चार्ज का आई टी या ए टी जो लिखना है लिखो, और एल टी माइनस वन। एल एल आपका चला गया, गायब हो गया, टी नीचे वाला गायब हो गया, तो हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू आई माइनस वन। आई के जगह आप ए भी लिख सकते हो। यदि मैं यहाँ पर आई ने लिख के ए लिखूंगा, आंसर में है तो ए लिखिए, तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, बी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एन फेरे प्रति मीटर वाली एक लंबी परिनालिका में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा रही है, तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए, बहुत सुंदर बात, बहुत मजेदार सवाल है। आपको थ्योरी में सिखाया गया था, यदि ये सोलिनॉइड है, इसमें तार के फेरों की संख्या इस तरह से है, और यदि उसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसमें आपको सिखाया गया था एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे एक्सिस से किनारे जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा, और यहाँ पर आके बी का मान 0 हो जाएगा। ये आपको सिखाया गया था। सेंटर पर मैक्सिमम होगा, और वो बी बराबर आपने पढ़ा था म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये आपने पढ़ा था फार्मूला। और एक्सिस से जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे, सिरे पर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है। तो इसमें आंसर नंबर, चलिए सभी बच्चों ने सी जवाब दिया। हल्का सा हिंट दिया कि सभी लोगों ने सी दे दिया, वेरी गुड। इसका मतलब सभी क्वेश्चन में आपको हिंट्स चाहिए। सच्चाई बात है कि रिवीजन की कमी होने के कारण ये ऐसा बात होता है। तो चलिए, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए चैप्टर के बीच की मेन बातों को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चलते हैं। गॉस किस राशि की इकाई है? जल्दी बताओ। गॉस इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? जल्दी से बताएंगे 9 नंबर का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जल्दी से। गॉस किस राशि की इकाई है? अब यहां ध्यान से समझना है। हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी चुने थे, और उस बी का यूनिट हम लोग पढ़े थे टेस्ला एंड गॉस। टेस्ला और गॉस ये दोनों यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ये सब छोटे छोटे बात याद रखना होगा। टेस्ला और ये गॉस बी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो बी यूनिट ऑफ हो जाएगा। इसमें से हम लोगों को देखना है कि टेस्ला जो होता था और गॉस जो होता था, दोनों एक दूसरे के से रिलेटेड है। गॉस को कहते, टेस्ला कहते थे एसआई यूनिट, और गॉस को कहते थे सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बीच कुछ रिलेशन होते हैं। तो सही आंसर इसका होगा बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10, एन फेरों वाली क्वाइल में चित्रानुसार धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। ये सर्कुलर वायर है और ये एक्सिस है और ये सेंटर है, आर रेडियस है, करंट आई फ्लो हो रहा है, क्वाइल में फेरों की संख्या एन है, तो सेंटर से एक्स दूरी पर बिंदु पी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताइए। मैग्नेटिक फील्ड का मान बताइए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान आपको बताना है क्या होगा। बी का मान आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आप सही कहेंगे। म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बाई 2r। हमारा कुछ बच्चा इसका जवाब दे रहा है। बिंदु पी एक्सिस है, इस पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बताए थे सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर बायट सेवर्ट लॉ। बायट सेवर्ट लॉ पढ़े थे, याद करिएगा। बायट सेवर्ट लॉ में आपको दिखाया गया था कि उसके एप्लीकेशन बताए थे। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका एक्सिस है, बिंदु बी पी एक्सिस पर है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसको। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाय 2r² प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये पढ़ लीजिएगा। अप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ गॉसेस थ्योरम, उस थ्योरम को जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी, उसी का आंसर है हमारा ए नंबर सही आंसर होगा। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, गौर से रिवीजन कर लीजिएगा। थ्योरी को 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया है, तो याद रखिएगा। डायरेक्ट है, कहीं कुछ नहीं, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर आपको है। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता और क्वेश्चन में चेंज करके पूछता, यहाँ पर बिंदु क्यू दे देता, कहता इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताओ, तब यहाँ पर आप कहते हैं 0। एक्सिस पर यहाँ है, इस सतह पर जब बाहर में कोई बिंदु चुनेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 कहिएगा। लेकिन एक्सिस पर बिंदु पी बी जो है वह मैक्सिमम होता है, वह याद रखिएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और बी का मान फार्मूला इस फार्मूला से निकालेंगे। और यदि कॉइल के सतह पर यदि यहाँ पूछता मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा जवाब होता है 0। तो दोनों बिंदु पूछ सकता था, यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है और उसके बाद ये आपका हो गया इस तरह से। और इसी का फिर सेंटर पर भी पूछ सकता है, सेंटर पे पूछेगा तब हमारा जवाब सही होगा बी नंबर। यदि सेंटर पे पूछता तो बी होता, यहाँ क्यू पर पूछता तो 0 होता, और एक्सिस पर पूछ रहा है तो ए नंबर हो रहा है, ये तो सी नंबर होता ही नहीं कभी। ठीक है, तो चलिए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है पी बिंदु पर पूछ रहा है। पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बिंदु पी पर, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये ए नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे। बिंदु क्यू यहाँ लिया जा सकता था, सेंटर पर पूछ सकता था, एक्सिस पर बिंदु पी यहाँ पर पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें है, तो जो भी पूछता है उसके अनुसार आप ध्यान रखिएगा। आगे ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। वहां पर एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के ऊपर की ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चालक के ऊपर की ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चलिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर एक चीज आखेंगे, एम्पियर साहब का नियम है, यदि चालक में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इसी दिशा में
कोई इंसान यहाँ पर आके सो जाता है, इस चालक तार पर सो जाता है, इस तरह से मान लीजिए वो सो गया और उसका बॉडी हुआ, इसका पैर हुआ, ये हाथ हुआ, तो यदि इधर ईस्ट कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। इस तरह से सोचना है। तो ध्यान दोगे बाबू लोग। यदि ईस्ट दिशा में इधर मानेंगे तो ईस्ट वेस्ट ऐसे दर्शन होता है, नॉर्थ होता है इधर, ईस्ट होता है, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। इसी के अनुसार यदि तैरने का दिशा, करंट के दिशा में तैरने का दिशा दिखाएंगे तो इस दिशा में तैर रहा है, क्या देख रहा है क्वेश्चन में, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, सॉरी उल्टा दिशा हो गया। यहाँ पर करंट का दिशा इधर दिखाना है, ये हमारा ईस्ट है, तो करंट का दिशा इधर हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो उसी दिशा में हम एक आदमी को सुला देते हैं। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा गौर से। इसी पर एक आदमी यदि सो जाता है तो इसका पैर ऐसे चलेगा, हाथ ऐसे चलेगा, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर साउथ हो जाएगा इधर, तो राइट हैंड ये होगा आपका, राइट हैंड होगा, ये इधर लेफ्ट हैंड होगा इसका। तो उसमें बताया था एम्पियर साहब ने कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो वायर के ऊपर एक आदमी को सुला दीजिए और उसका तैरने का दिशा करंट के दिशा में दिखाइए, तो जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर करंट के दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को बताएगा। तो आप यहाँ पर देखिए गौर से, इसका लेफ्ट हैंड साउथ की ओर हो जाएगा, साउथ की ओर होगा तो लेफ्ट हैंड तरफ मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा। उन्होंने एम्पियर साहब ने इस थ्योरी को बताया था, उसी के आधार पर हम बोल देंगे साउथ की ओर। इस तरह से इस यहाँ पर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है, करंट की दिशा में इंसान को तैरते हुए दिखाइए, लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा। तो हम लोग को बोलना होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड उसका साउथ की ओर है, तो साउथ की ओर जो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को बताएगा। ये एम्पियर साहब का नियम था, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपके सामने है, इसको जल्दी से देखिए। कहता है एक धारावाही वृत्ताकार क्वाइल है, धारावाही वृत्ताकार क्वाइल में धारा दोगुनी एवं फेरों की संख्या आधी कर दी जाए, धारा को दोगुनी कर दिया जाए, फेरों की संख्या आधी कर दिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स हाफ कर दिया जाए, तब केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा। पहले का 4 गुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए इसमें से सोच के जवाब दीजिए, कौन सा जवाब आपका दिमाग काम करता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिएगा बाबू। श्रुति साहिबा, सुमित, सत्या, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, सिर्फ आंसर लिखा है। युवराज 12 का डी, प्रीति कुमारी डी, अमित कुमार बी, आशीष कुमार बी, गुलशन कुमार बी, अमन कुमार इक्वल लिखा है, ये भी नहीं लिखा, इक्वल लिख दिया। चलो बी 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 सी, अमलेश कुमार ए, आशीष कुमार बी। चलिए इसका जवाब बी आपका होगा, क्योंकि फार्मूला को गौर से देखिएगा, धारा को दुगुना करेंगे फिर संख्या आधा करेंगे, तो बाबू लोग बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाय 2 आर है।
तो माय डियर बच्चों, खूब आराम से देखोगे, गौर से। आई को दुगुना कर देंगे, आई को दुगुना कर दीजिए और एन को बटे 2 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा दोनों, फिर जैसे था वैसे हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा समान, इक्वल हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। जितने बच्चों ने बी जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। लंबे सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, तो आप लोग कौन सा जवाब सही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का अमित कुमार का सबसे पहले जवाब आया है। आदित्य ने भी जवाब दिया है, लेकिन ABCD नहीं लिखा है, लेकिन आंसर में ए लिखा है। श्रुति साहिबा ए लिखा है, MD उमर ए लिखा है, आर्यन कुमार ए लिखा है, गुलशन कुमार ए लिखा है, 100% सभी बच्चों ने ए लिखा। नीतीश कुमार शर्मा ने बी लिख दिया। कहा जी समाज से बाहर क्यों हो गए तुम? वेरी गुड, सबका जवाब सही है, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। सीधे धारावाही चालक से के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसके समानुपाती होता है? तो बी बराबर फार्मूला है म्यू नॉट इंटू आई बटे 2 पाई आर। सीधा सीधा तो फार्मूला है। तो यहाँ पर आई है, बी है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्ट कहेंगे, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है। तो आंसर ए नंबर में सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा किस नियम से पर दी जाती है? इसमें एक ऑप्शन मैं बढ़ा हूँ, अपने मन से, कुछ कंफ्यूजन है। एक चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाती है? इसमें सच्चाई है कि मैंने ऑप्शन लिखा जानबूझकर, आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। इसमें से कोई नियम सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें बोलेंगे। होना चाहिए था ऑस्ट्रेड लॉ। क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेड लॉ। फ्लेमिंग का जो नियम है सब फोर्स के बारे में बताते हैं, ये सब जो नियम था फोर्स के बारे में बताया सबने, लेकिन यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में, क्षेत्र बल रेखा की दिशा में, बल के बारे में नहीं बताया है। यहाँ पर ऑस्टेड साहब होना चाहिए था, लेकिन इसमें इन्हें ऑप्शन ई नंबर में मैंने दिया, क्योंकि इसमें ये डी मैक्सवेल लिखा गया, यहाँ पर यहाँ था नन ऑफ दीज देना था। चलिए, आपका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नंबर 15 में आइए हम लोग जल्दी से। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। A charged particle moving in a magnetic field experiences a resultant force। क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, वेग की दिशा में, दोनों के लंबवत, उपरोक्त में से किसी के नहीं। जल्दी जवाब दीजिए, 15 का सही जवाब कौन होगा?
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। जवाब देते समय सोचते जाइएगा, खूब अच्छा जवाब देते जाइएगा, ठंडे ठंडे दिमाग से जवाब दीजिएगा। मनीषा कुमारी गलत हो गया। रोहित पांडे बाबा गलती हो गया। सुमित सत्या गलत हो गया जी बाबू लोग। गुंजन कुमारी गलत हो गया। नहीं, गुंजन कुमारी सही है, सही जवाब है सी नंबर। आप लोगों को याद होना चाहिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ये है और इसमें आवेशित कण को गति करा देते हैं भी वेग से, थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल क्यू है, तो फोर्स का दिशा, मैग्नेटिक फोर्स का दिशा ये लेते थे, बोलते थे कि तल के लंबवत होता है, क्योंकि इस फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आपको बताया था क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, आपको याद होना चाहिए। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर एफ को बताता है। क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा तल के लंबवत है और तल में वेक्टर बी और वेक्टर भी दोनों है, तो दोनों के लंबवत हो जाएगा ये, मतलब ये कोण भी 90 बनाएगा और ये कोण भी 90 बनाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए, तो हमारा जवाब सही होगा सी नंबर। मैग्नेटिक फील्ड के दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सी नंबर सही जवाब होगा इसका। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाइए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए बाबू लोग। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, दम लगा के सोचना है, विचार करना है और सीखना है। टेस्ट लेके मैं आपको कोई नौकरी नहीं दूंगा, टेस्ट लेके मैं आपको सिखाने का प्रयास में हूँ। किस माध्यम से आप सोचेंगे, आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, फिर उसका सही आंसर आपको मिलेगा, आप कुछ सीखेंगे, समझेंगे, ये मेरा कोशिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of the circular path of a charged particle in an uniform magnetic field proportional to, तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो किस पर निर्भर करेगा, किसके समानुपाती होगा, कण के आवेश के समानुपाती या कण के संवेग के समानुपाती, कण की ऊर्जा के समानुपाती, क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। चलिए जवाब आपके पास है, 4 जवाब है, उसमें से एक सही है, जल्दी से जवाब दीजिए सही कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चों ने 16 बी दिया है, 16 बी अधिकांश बच्चे का आया जवाब, 16 बी मैक्सिमम जवाब है। चलिए बहुत सुंदर बात, सही जवाब है आप सभी बच्चों का। 16 बी नंबर जवाब आप सभी बच्चों का सही जवाब है, एकदम बहुत अच्छा। इसमें हमको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना है, गौर से देखिए तो एकदम बेसिकली कैसे सोचिएगा आप लोग। कहता था सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। अब v स्क्वायर और v खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका mv बाय क्यू बी इक्वल टू r होगा। तो बाबू लोग m इंटू बी मोमेंटम हो गया, तो r इक्वल टू मैं कह सकता हूँ p बाय क्यू इंटू बी, r प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है, r प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये जवाब हमारा सही हुआ, तो बी नंबर आपका जवाब सही है। चलिए इसका जवाब सही है आप लोगों का, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले जवाब किसका आएगा ये देखेंगे, सही तो होना ही है सबका, लेकिन सबसे पहले किसका जवाब आएगा 17 का, ये मुझे देखना है। सबसे पहले जिसका जवाब सही आता है, देखते हैं, उनको ऑफलाइन में आने के बाद मेरे तरफ से डेयरी मिल्क का टॉफी मिलेगा।
17 का सबसे पहले और सही जवाब, क्वेश्चन नंबर नहीं रहेगा, गिनती नहीं रहेगा उसका। सबसे पहले जवाब आया है मेरे पास आस्था प्रिया 17A, और आप सही भी हैं। चलिए, आपने टॉपिक जीत लिया। आस्था प्रिया आपने डेयरी मिल्क टॉफी जीत लिया है। आपको ऑफलाइन में आने के बाद हमसे भेंट कीजिएगा, आपको मैं एक टॉफी दूंगा इनाम में। चलिए, बहुत सुंदर बात, इसमें डिस्कशन का कोई बात ही नहीं है। और एक क्वेश्चन में हम टॉफी इनाम में रखेंगे, देखेंगे कौन जीतेंगे। इसमें ही नहीं है, कोई क्वेश्चन आगे आएगा उसमें इनाम बोलेंगे, जल्दी से आप जल्दी जवाब दीजिए। अभी प्रेजेंट में हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सी 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 मैक्सिमम आदमी का जवाब आ रहा है। आपको हिंट्स दे रहा हूं मैं, जो भी आप जवाब दे रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बी का मान दिया हुआ है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1.5 टेस्ला हुआ ये आपका। इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इतना मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है। भी दिया हुआ है, एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। क्यू का मान, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो सारी चीज को वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके देखिएगा, आपका सही आंसर ए नंबर आएगा। सॉल्व कीजिएगा, ए नंबर आएगा आपका। सॉल्व करना होगा, गुना करना होगा। क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। भी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, 7 है सिर्फ। सेवन है, और बी का वैल्यू है 1.5, और साइन थीटा साइन 30 हो जाएगा हाफ। ये 2 आपका गया काम से, तो 1.5 इंटू 1.6 करेंगे, गुना कीजिएगा इसको। इतना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻19 में 7 चला गया, आपका हो जाएगा 12×7=19। तो ये नंबर सही जवाब होगा इसका। 19 नंबर। चलिए, इसका भी जवाब सबसे पहले जिसका सही आ जाएगा उसको टॉफी इनाम देंगे। सबसे पहले जो सही जवाब देंगे टॉफी में इनाम मिलेगा। 19 नंबर में से सही जवाब आएगा सबसे पहले, उसको टॉफी मिलेगा इनाम में। चलिए, उसमें आशीष कुमार यादव का सबसे पहला आंसर आया। 19 का ए नंबर सही जवाब होगा। आशीष कुमार ने टॉफी जीत लिया। आशीष कुमार यादव ने टॉफी जीता।
E/m का वैल्यू पूछ रहा है बाबू। तो सारे बच्चों को पता है रेडियस r बराबर होता था m/v/qb। तो यहाँ से हमको m/q चाहिए, नहीं q/m चाहिए। तो q/m इक्वल टू हो जाएगा r नीचे आ जाएगा v/b/r हो जाएगा। एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज हमारा यदि E लिखेंगे तो E/m हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/m बराबर हो जाएगा v/br। तो चलो, आशीष कुमार का सही जवाब आया था, उन्होंने ट्रॉफी जीत लिया। ऑफलाइन क्लास करने के बाद जब आएंगे तो भेंट करेंगे तो मिलेगा आपको ट्रॉफी। नंबर 20 में आइए, गौर से देखिए। एक आवेशित कण भी वेग से भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा बी और बी एक की दिशा में, बी और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बी तथा बी लंबवत हो, बी बी के बीच 45 डिग्री कोण बनता हो। चलिए, 20 का सबसे जल्दी सब जवाब किसका आया? 20 का साना यादव का सबसे पहले जवाब आया है। सी नंबर सभी का जवाब है। तो चलिए, सबका जवाब एकदम सही है। इस बार 100% आप लोग सही हैं। सभी बच्चों का जवाब सी आया है। चलिए, बहुत अच्छा। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप लोग अब दे दीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। इक्कीस में देखिए तो एक कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, उसका संवेग बदलता है किंतु ऊर्जा समान रहता है। उसका ऊर्जा एवं संवेग दोनों नियत रहते हैं, दोनों बदल जाएंगे, कुल ऊर्जा बदल जाएगी किंतु संवेग समान रहेगा। एक कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। एकदम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, 100% इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मान लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। तो इसका सही आंसर आपका आएगा, आइए इसको गौर से देखिएगा। इसका सही आंसर है मोमेंटम चेंज होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, संवेग बदलेगा लेकिन ऊर्जा समान रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गति कराएंगे, सर्कुलर मोशन करने है तो प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब बोलेंगे तो वहाँ पर v स्क्वायर है तो वेक्टर v डॉट वेक्टर v हो जाएगा, तो वहाँ स्केलर क्वांटिटी जाएगा, इसलिए उसके डायरेक्शन बदलने से वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। तो एनर्जी समान रहेगा और मोमेंटम चेंज होगा। तो आंसर नंबर ए सही होगा इसका। चलिए, 22 नंबर में आइए। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन। साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर नहीं करता है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करता है? 21 में आप लोग देख रहे हैं जवाब ए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का है, बी कुछ लोगों का है, बी कुछ लोगों का है, ए बी सी तीनों आंसर है लगभग बी, लेकिन कुछ लोगों का है, कुछ है, हाँ नहीं ज़्यादा है। चलिए, जितने बच्चे हमारे बी का जवाब दिए हैं
वो 100% सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी नंबर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आने लायक है। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर, चाल पर, आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र पर। इस पर डिपेंड करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, इस पर नहीं करता है। याद रखिए, गौर से इसको हम लोग जरा सा सोच लें। छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा सोचवा देता हूँ मैं, चूँकि ये सब क्वेश्चन पर सबका सही जवाब होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग देखा था अभी तुरंत, mv² / r, एकदम बेसिक बात से चलते हैं, बराबर हो जाएगा QVB। तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा mv/r इंटू Q इंटू बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब भी बराबर हम लोग लिख देंगे ओमेगा r, m इंटू ओमेगा r/r इक्वल टू QB। तो r कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा QB/m। तो गौर से देखिएगा, इस फार्मूला में कहीं भी रहा ही नहीं। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा? चाल पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग देख लिए इसको, अब हम इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए गौर से। अब इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को जवाब देना है। इसके लिए जितने फार्मूला की जरूरत थी वो आप सभी ने देख चुका है। 1 कूलम आवेश का एक कण 0.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो कण पर लगने वाला बल का मान बताइए जल्दी। सबसे पहले कौन बताते हैं ये देखेंगे इस बार। सब किसका जवाब सही आता है उसका जवाब देखना है हमको जल्दी से। थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के गुणा भाग करके लिखिए जल्दी से। इसका सही आंसर आना चाहिए। फोर्स बराबर आपको पता है क्यू भी बी, लंबवत है तो साइन 91 हो गया। बताइए जल्दी से। आपको दिया हुआ है 1 कूलम, भी का मान दिया हुआ है 10, बी का मान दिया हुआ है 0.5, तो माइनस लोग जवाब होगा 5 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलिए जल्दी से। चौबीस का जवाब बिना कोई रोक टोक का सबसे पहले कौन, सबसे पहले कौन, यही देखना है मुझे। साना यादव का सबसे पहले आंसर आ गया 24 का। कुछ बच्चों का तो नेट स्लो होगा तो देर से आंसर आता है। आप सभी बच्चों का 100% जवाब सही है और ए नंबर सबने जवाब दिया है। चलिए 100% जवाब सही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब चलिए आइए जल्दी से जल्दी, सबसे पहले कौन। पच्चीस का जवाब सबसे पहले
माय डियर बच्चों, साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों का जवाब याद रखिएगा, आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइक्लोट्रॉन ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में इसका उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नंबर 26, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब इनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दो कण है, दोनों कण पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। दोनों कण पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है। दोनों को सेम वेलोसिटी से गति कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में, तो ये दोनों दो वृत्ताकार पथ बनाएगा। तो दोनों वृत्ताकार पथ बनाएगा, एक पथ का त्रिज्या हैं और दूसरे का पथ का त्रिज्या आर प्रोटॉन मान लेते हैं। आर प्रोटॉन मान लेते हैं। तो अल्फा पहले है, प्रोटॉन बाद में है। तो पूछा है आपसे आर अल्फा बटे आर प्रोटॉन का मान क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये बताइए। आप जल्दी जल्दी सोच के जवाब दो, क्या कर सकेंगे आप लोग। यहाँ पर दोनों को जो गति कराया गया है, इस अल्फा कण का जो वेग है v अल्फा और इस प्रोटॉन का जो वेग है v प्रोटॉन, दोनों इक्वल वेग से गति कराया गया है। तो दोनों का पथ त्रिज्या जो है अलग अलग बनेगा, क्योंकि त्रिज्या सिर्फ वेग पर ही निर्भर नहीं होता है, त्रिज्या उसके आवेश पर, उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था r बराबर जैसे देखा था वहां पर mv बाय आर इक्वल टू क्यू बी आपने देखा था। तो यहाँ से r बराबर आपका हो जाएगा एम वी बटे क्यू बी। यहाँ पर दो चीज़ समान है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, इसको हटा दीजिए। तो आर अल्फा बटे आर प्रोटॉन लेना चाहिएगा। तो आपका हो जाएगा मास ऑफ अल्फा बटे चार्ज ऑफ अल्फा इंटू, फिर प्रोटॉन वाला उलट जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इस तरह से रेशियो ले लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग गौर करके देखोगे, चूँकि आर में अब भी और बी काट दिए, क्यों काट दिए, क्योंकि दिमाग में पहले से सेट है कि जैसे रेशियो लेंगे तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मास और चार्ज। तो मास ऑफ अल्फा मास ऑफ बीटा, तो मास ऑफ अल्फा जो है प्रोटॉन का चरगुना होता है, तो 4 ऊपर में हो जाएगा, बाकी कट जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ अल्फा, और चार्ज जो है वो दुगुना होता है, तो ये दोनों चीज़ बच जाएगा, तो हो जाएगा 2/1। तो आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखें कितने लोगों ने जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, मैक्सिमम बच्चों ने सी जवाब दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मोटिवेशनल कौन है रे, नाम लिखना बाबू मेरे, नहीं तो आपको अब यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। मोटिवेशनल एजुकेशन कौन लिखा है, नाम लिख के जवाब दो, नहीं तो आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये तो आगे नाम लिख के जवाब दो, ब्रैकेट में नाम लिखो अपना। जब कोई विद्युत आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा घटती है, नियत रहती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा,
वह कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी नो चेंज। 28 में जल्दी जवाब दीजिए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता नहीं बढ़ाई जा सकती है। धारा सुग्राहिता आपको तुरंत याद दिला देते हैं, सोचने के लिए रास्ता दिखा देते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाए थे आपको, जिसमें आपको बताने का मैंने कोशिश किया था थीटा बाय आई करंट सेंसिटिविटी था, एन बी ए बाय सी, ये आपको बताए थे। धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। यूनिट करंट प्ले होने पर जो विक्षेप होता है उसी को हम लोग कहते थे धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी, एन बी ए बाई सी। अब इसमें सही आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा आपका होगा? 28 का सी। सी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आपका जवाब दे रहा है। बाबू लोग एन तो यहाँ ये है, एन का मान बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता तो बढ़िए जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो बढ़िए जाएगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो बढ़िए जाएगा। सी को बढ़ाने पर नहीं होगा, सी को घटाना चाहिए, तो सी को घटाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन डी नंबर में देखो गौर से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रत्यानयन युग्मबल को बढ़ाकर, यही है तुम्हारा सी। ये जो सी आपको दिखा यही है सी। सी को घटाना होगा, यहाँ पर ये घटेगा तब इसका मान बढ़ेगा। एन करा अस्थायी चुंबक चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, यस बी को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। विक्षेपित होने कॉइल के क्षेत्रफल को बढ़ाकर एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, यही एकदम सही है। कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाकर, यस एन को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन सी को घटाएंगे तब बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है सी को बढ़ाकर बढ़ाएंगे, इसलिए गलत आंसर ये है। तो कहता है नहीं बढ़ाई जा सकती है, सी को बढ़ाकर नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये जवाब सही हुआ इसका। चलिए आपने देख लिया इसको, जल्दी से 29 नंबर को आप जल्दी देखिए। सबसे पहले बताइए कौन सा आंसर सही है। यदि एम चुंबकीय आघूर्ण और बी चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण क्या होगा? इफ स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन द टॉर्क इज, ये एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो 29 का ए नंबर, 29 का ए नंबर, 29 का ए नंबर, 29 का सी नंबर, इसी दोनों में जवाब आ रहा है। ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी में जवाब आ रहा है और जवाब सही होगा सी नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट। यस, ध्यान दीजिएगा, टॉ बराबर आपने पढ़ा था ए बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपने देखा। तो एन आई ए जो तुम्हारा यही है, मैं एम वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी है, यही इसी को कहा गया है मैग्नेटिक मोमेंट। तो सही आंसर सी होगा। रेस राइट, आप लोग मैक्सिमम लोग सही है, 99% सही है। एक दो बच्चे परसेंट गलती कर दिए यहाँ पर। लास्ट सवाल आपको आ रहा है आपके सामने, इस बार सबसे पहले कौन सही जवाब देगा यही देखना है, उनको भी टॉफी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले जवाब जो सही आएगा उनको भी टॉफी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब सबसे पहले जो देंगे उनका भी नाम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब, इसमें मैं कोई हिंट्स नहीं दूंगा क्योंकि सारा फॉर्मूला आप लोग को पहले से मालूम है।
तो चलिए, इसमें मैंने देखा लगभग सही बच्चों का आंसर सही है, लेकिन इसमें सबसे पहला आंसर आया है साधना कुमारी। सबसे पहला आंसर आया साधना कुमारी का, और उनका आंसर सही है 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इस दिशा में है और सर्कुलर कॉइल को ऐसे रखा गया है, तो इस कॉइल का जो नॉर्मल लाइन होगा वह भी नॉर्मल उसी दिशा में होगा। वेक्टर एरिया वेक्टर इधर से होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण अल्फा बराबर यहाँ पर या थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो टॉ बराबर हो जाएगा NIAB साइन अल्फा। तो यहाँ पर साइन 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। हेलो, बोलो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर नाम आया है सबसे पहले साधना कुमारी का सही आंसर आया था। उनको भी एक टॉफी का इनाम हुआ। ऑफलाइन क्लास खुलने के बाद टॉफी से ले लेंगे, मिल लेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को देख लिए गौर से, आप सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, रिपीट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। हम लोग का ऑफलाइन क्लास 19 तारीख से खुलेगा। जो बच्चे लोकल शहर में एग्जाम होंगे वो आएंगे क्लास लेने के लिए, और जो बाहरी बच्चे हैं वो लाइव क्लास को अटेंड करेंगे और अपना जो सेंटअप टेस्ट है वो भी दे देंगे, और लाइव क्लास सुबह और शाम देंगे, जिससे आपको सेंटअप टेस्ट देने में दिक्कत नहीं हो। उसको अटेंड करेंगे और लोकल बच्चा अपना समय पर आके क्लास करेंगे 19 तारीख से। ओके, बाय बाय।